नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य जब 10th हाउस में बैठा हो तो उसका फलादेश क्या हो सकता है। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि इसके पहले के 9th हाउस तक के सारे जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, तो आप जा कर के उन सारे वीडियोस को भी एक बार देखिए, क्योंकि आप जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से क्लियर होगी कि हम फर्स्ट हाउस में होते हैं तो क्या होता है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, एंड देन आप जब 10th हाउस में पहुंचेंगे तो आपको ये और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ में समझ में आएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में सन यानी कि सूर्य को हम ग्रहों का राजा मानते हैं या राजा कहा गया है, क्योंकि सन रिप्रेजेंट सोल, अथॉरिटी, पावर, गवर्नमेंट, ठीक है, प्रेस्टीज, फादर, लीडरशिप एंड वाइटलिटी। तो यह ग्रह व्यक्ति के सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसकी डिग्निटी को और उसके लाइफ के डायरेक्शन को बताता है। दूसरी तरफ फिर हम देखेंगे कि 10th हाउस यानी कि जब हम दशम भाव की बात करते हैं तो पूरे हॉरोस्कोप का सबसे इम्पोर्टेंट हाउस माना जाता है। मतलब एक तो लग्न होता है और लग्न के बाद हम दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस जो मानेंगे वो है 10th हाउस को, क्योंकि इसे कर्म का भाव या कर्म का हाउस कहा जाता है। 10th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके करियर को, आपकी प्रोफेशन को, आपका सोशल स्टेटस क्या है, आपकी रेपुटेशन क्या है, कितनी अथॉरिटी आप रखते हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अभी तक आप लोगों को ये सारे जो इनके सिग्निफिकेंसेस हैं, जो इनके सारे कारक तत्व हैं, ये आपको याद हो चुके होंगे। 10th हाउस आपकी पब्लिक इमेज को भी बताता है। तो इसलिए जब सन जैसा पावरफुल एक प्लैनेट का प्लेसमेंट जब 10th हाउस में होता है तो यह स्थिति एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानी जाती है। अब हम इसको क्या करेंगे, स्पेसिफिकली टॉरस लग्न के लिए यानी कि वृषभ लग्न के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं वृषभ लग्न का स्वामी वीनस यानी कि शुक्र होता है। वीनस क्या पसंद करता है? कंफर्ट, ब्यूटी, लग्जरी, हार्मनी और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी वाला ग्रह वीनस को हम मानते हैं। टॉरस लग्न के लोग सामान्यतः कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, पेशेंस वाले होते हैं और थोड़े से मटेरियली ओरिएंटेड होते हैं। इनको लाइफ में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पसंद होती है। अब जब हम टॉरस लग्न की कुंडली में देखें तो 10th हाउस जो होता है वो एक्वेरियस साइन का यानी कि कुंभ राशि का होता है, जिसका लॉर्ड सैटर्न यानी कि शनि है। देखिए जब आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को ऐड ऑन करते जाएंगे तो आप एक बहुत अच्छा फलादेश कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में हर बार में सभी के सिग्निफिकेंसेस बताते जाती हूँ, ताकि आप बार बार अगर उसे सुने तो आपको ये सारी चीज़ें लर्न भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देखा कि वृषभ लग्न की कुंडली में जो 10th हाउस है वो क्या है? शनि का हाउस है। तो शनि और सूर्य दोनों के बीच में एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो दोनों क्या है? एनिमीज हैं। इसलिए ये जो प्लेसमेंट होता है ये लाइफ में बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस और एक कार्मिक लेसन देता है। अब यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण बात ये समझनी होगी कि टॉरस लग्न के लिए सन 4th हाउस का लॉर्ड होता है, और क्योंकि 4th हाउस में लियो साइन है यानी सी की स्वयं की राशि आती है, मतलब जिसका स्वामी स्वयं सूर्य है। तो 4th हाउस रिप्रेजेंट मदर, होम, प्रॉपर्टी, इमोशनल पीस, व्हीकल, एजुकेशन और आपके इनर हैप्पीनेस को प्रेजेंट करता है। तो जब 4th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाता है तो एस्ट्रोलॉजी में एक प्रिंसिपल बनता है
कि डोमेस्टिक एनर्जी ट्रांसफर इनटू कर्मा एनर्जी। आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि अभी तक हमने क्या सीखा था, सिर्फ प्लैनेट पे हाउस के कारक तत्वों को लेकर के हम सारा प्रिडिक्शन कर रहे थे। लेकिन आप जैसे जैसे प्रिडिक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे, मैं प्रिडिक्शन करने के तरीके को थोड़ा सा और अ, उसका लेवल बढ़ाते जाऊंगी, तो आप उस दृष्टिकोण से अब फलादेश करना सीखिए। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि अब ये क्या बात कर रहा है, कर्मा एनर्जी की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति पर्सनल कंफर्ट और डोमेस्टिक लाइफ उसके करियर और पब्लिक लाइफ से डीपली कनेक्टेड हो जाता है। तो ऐसे लोगों का जीवन सामान्यतः पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन और प्रोफेशनल अचीवमेंट के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यदि हम सन के नेचुरल सिग्निफिकेंसेस को, यानी कि इसके कारक तत्वों को देखें, तो सन रिप्रेजेंट अथॉरिटी, लीडरशिप, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, नेम फेम, ठीक है, और रिकॉग्नाइजेशन। तो जब सन 10th हाउस में आता है तो व्यक्ति के अंदर नेचुरली लीडरशिप की क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं, और ऐसे लोग सामान्यतः फॉलोअर्स बनने की बजाय ये क्या करते हैं, ये खुद लीडर बनना पसंद करते हैं। उनके अंदर एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है जो बहुत ही स्ट्रांग होती है सन के कारण, और कई बार वे ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं जहां अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होती हैं। तो इस प्लेसमेंट के कारण व्यक्ति का करियर कई बार किन क्षेत्रों में होगा, जहां पर कि जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिक्स हो, या फिर जुडिशरी हो, या हाई लेवल मैनेजमेंट का काम हो, या फिर पब्लिक लीडरशिप का काम हो। और यहाँ पर आपको ये भी चीज क्लियर हो जाएगी कि जब सन 10th हाउस में होगा तो ऐसे व्यक्ति को पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन और सोशल विजिबिलिटी बहुत क्लियर हो जाती है इनकी, और समाज में उनका एक अलग ही स्टेटस बन सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना जरूरी है कि सन का जो एस्पेक्ट है, यानी कि उसकी दृष्टि है जो है, जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन का 7th एस्पेक्ट कहेंगे, वो 4th हाउस में है। तो यदि सन 10th हाउस में बैठा है तो उसका डायरेक्ट एस्पेक्ट कहाँ पर होगा, 4th हाउस में होगा। तो यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनाती है, क्योंकि 10th हाउस से सन खुद 4th हाउस का लॉर्ड होकर के और अपने ही हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि करियर और होम लाइफ के बीच में क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति अक्सर अपने प्रोफेशन के कारण फैमिली रेपुटेशन को बढ़ाते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों की बात कि हम किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एस्पेक्ट हो रहा है तो दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सन खुद के हाउस को देख रहा है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा होती है कि व्यक्ति को होम कंफर्ट सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। लेकिन पॉजिटिव सिचुएशन में ये प्लेसमेंट व्यक्ति को प्रॉपर्टी, हाउस, व्हीकल और रेस्पेक्टेबल लाइफ स्टाइल भी दिला सकता है। अब यदि हम 10th हाउस के और डीपर सिग्निफिकेंसेस को देखें, तो ये हाउस आपके कर्मा को, ड्यूटी को और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, पब्लिक इमेज को, ठीक है, एक अथॉरिटी वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इन सारी चीजों को डिनोट करता है। तो सन जब यहाँ होता है तो व्यक्ति के जीवन में उसकी जो कार्मिक विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मतलब व्यक्ति के एक्शन से समाज विजिबल होते हैं, और उसकी जो पहचान है उसके प्रोफेशन और अचीवमेंट से बनती है। और ऐसे लोग अक्सर अपने फील्ड में रिकॉग्नाइजेशन, रेस्पेक्ट औरों की तुलना में ज़्यादा मिलता है इनको। अब यदि हम बात करें कि सन स्ट्रांग हो, जैसे कि अच्छी डिग्निटी में हो, शुभ ग्रहों के एस्पेक्ट में हो, या हॉरोस्कोप में ओवरऑल सपोर्टिव कॉम्बिनेशन में हो,
तो ये प्लेसमेंट व्यक्ति को बहुत ही हाई स्टेटस और अथॉरिटी दिला सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या लीडरशिप रोल में भी देखे जाते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हर प्लेसमेंट का दूसरा साइड भी होता है। अब यदि सन एफिलेक्टेड हो, जैसे सैटर्न या राहु या अदर मैलिफिक इन्फ्लुएंस में हो, तो कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, अथॉरिटी इश्यूज हो सकता है, कैरियर में इनस्टेबिलिटी हो सकती है, बॉस या गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है, तो कभी कभी व्यक्ति को यह सीखना पड़ता है कि पावर का सही उपयोग कैसे करना है, क्योंकि सन पावर का ग्रह है और जब यह 10th हाउस में आता है तो लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों ही बढ़ जाती हैं। एक और सबटल इफेक्ट यह भी होता है कि ऐसे लोग लाइफ में अक्सर सेल्फ मेड रेपुटेशन बनाते हैं, या उनकी पहचान उनके फैमिली बैकग्राउंड से नहीं, बल्कि कि उनके ओन अचीवमेंट और उनके ओन कर्मा से बनते हैं। अब यदि हम ओवरऑल कंक्लूजन निकालें, तो टॉरस लग्न में सन इन 10th हाउस एक बहुत ही पावरफुल कार्मिक प्लेसमेंट है और यह प्लेसमेंट व्यक्ति को लीडरशिप पोटेंशियल और प्रोफेशनल रिकॉग्नाइजेशन विथ अथॉरिटी और पब्लिक विजिबिलिटी देने की पूरी क्षमता रखता है। साथ ही सन की 4th हाउस पर एस्पेक्ट यह दर्शाती है कि व्यक्ति के जीवन में होम, प्रॉपर्टी और करियर के बीच में स्ट्रॉन्ग कार्मिक लिंक बनता है। यदि हॉरोस्कोप में यह प्लेसमेंट वेल सपोर्टेड हो तो व्यक्ति अपने लाइफ पाथ में रिस्पेक्ट, पोजीशन और रिकॉग्नाइजेशन उसको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और अंत में एस्ट्रोलॉजी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल याद रखना चाहिए कि कभी भी सिंगल प्लेसमेंट कभी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं देता है। फाइनल प्रेडिक्शन हमेशा हम पूरे हॉरोस्कोप से, यानी कि प्लेनेटरी स्ट्रेंथ, एस्पेक्ट, कंजंक्शन, ठीक है, एंड देन उसके बाद आगे आती है आपकी दशा। फिर और अधिक अगर हमको डेप्थ में समझना है तो फिर डिविजनल चार्ट्स को देखकर भी किया जाता है। इसलिए सन इन 10th हाउस टॉरस लगने के लिए एक पावरफुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके साथ साथ उसका एग्जैक्ट रिजल्ट पूरी कुंडली पर डिपेंड करेगा। लेकिन यह पहली सीढ़ी सीखना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप लोग चाहें तो कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आप लोग इसके आगे इसको और डेप्थ में समझना चाहते हैं कि मतलब अगर सन पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि हो या कंजंक्शन हो तो फिर हम उसका प्रेडिक्शन किस प्रकार से करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। जितना बेहतर हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश की हूँ। अगर आपके मन में कोई और भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। देखिए, एक चार्ट में समझाने को एक ही प्लैनेट को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। और वैसे भी ये एक इनिशियल स्टेज है, तो अभी पहले आप लोग इतना सीखें, फिर धीरे धीरे करके हम आगे और सारी चीज़ों को और डेप्थ में जाकर समझते जाएंगे। आप लोग क्या क्या करिए ना, इम्पोर्टेंट जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के नोट्स बना लीजिए। अगर जैसे पूरा नहीं लिखना है तो जैसे हमने सिग्निफिकेंसेस बताए, 10th हाउस में है तो क्या होगा, तो ये सारे आप लोग पॉइंट्स नोट करते जाइए और उसको रिवाइज करते जाइए। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम देखेंगे कि टॉरस लग्न में जब सन 11th हाउस में होगा तो क्या फलादेश कर सकते हैं।